हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है बेटे हमारे पास क्लास 11th का यूनिट नंबर फर्स्ट का वीडियो नंबर 6। तो बेटे ये कक्षा 11 का पहले यूनिट का छठा वीडियो है। और इससे पहले 5 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे, नीचे बेटे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप यूनिट नंबर 1 को पूरा पढ़ सकते हो और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो, जो एग्जाम में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है बेटे। और इसी के साथ साथ आपको डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ नोट्स का लिंक भी मिल जाएगा, जहां से आप क्लास 11th और क्लास 12th के पूरे पीडीएफ नोट्स डाउनलोड कर सकते हो और उनके प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हो, जिससे आपको बहुत जल्दी केमिस्ट्री को पढ़ने में हेल्प मिलेगी। ठीक है बेटे। तो देखते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। आज का हमारा टारगेट है बेटे रासायनिक संयोग के नियम। ठीक है बेटे। तो आज हमें रासायनिक संयोग के नियम पढ़ने हैं। और रासायनिक संयोग के नियम में नंबर 1 पे हम पढ़ेंगे द्रव्यमान संरक्षण का नियम। नंबर 2 पे हम पढ़ेंगे स्थिर अनुपात का नियम। नंबर 3 पर हम पढ़ेंगे गुणित अनुपात का नियम। नंबर 4 पर हम पढ़ेंगे व्युत्क्रम या तुल्य अनुपात का नियम। नंबर 5 पर हम पढ़ेंगे गैलू सैक का नियम। और नंबर 6 पर हम पढ़ेंगे आवोगाद्रो का नियम। तो कुल मिलाकर आज हमें इन 6 नियमों का अध्ययन करना है, जिन्हें हम कहते हैं रासायनिक संयोग के नियम। ठीक है बेटे। तो चलो बच्चों, जल्दी से आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। तो बेटे आज हमें पढ़ने हैं रासायनिक संयोग के नियम। ठीक है बेटे। तो हेडिंग लिखते हैं, आप भी मेरे साथ साथ लिखा करो। हेडिंग लिखते हैं रासायनिक संयोग के नियम। रासायनिक संयोग के नियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे एग्जाम के लिहाज से। रासायनिक संयोग के नियम में जो सबसे पहले हमें नियम पढ़ना है, यहां से लिखते हैं नंबर 1। सबसे पहले जो हमें नियम पढ़ना है वो है बेटे द्रव्यमान संरक्षण द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो हमें सबसे पहले पढ़ना है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। देखो, सबसे पहले तो आपको एक बात पता होनी चाहिए कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था। ये नियम दिया था बेटे लेवोशिए ने। लेवोशिए, या आप लेवोइजर भी कह सकते हो। लेवोइजर। तो ये नियम दिया था लेवोशिए ने या लेवोइजर ने। एक बात तो ये ध्यान रखनी है आपको। दूसरी बात कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम है क्या, क्या मतलब होता है इसका। इसका मतलब होता है कि पदार्थ को न तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं, अर्थात पदार्थ अविनाशी होता है। क्या होता है? अविनाशी। तो सबसे पहले तो इसी बात को लिखते हैं। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार पदार्थ को, इस नियम के अनुसार पदार्थ को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, पदार्थ को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है।
और न ही नष्ट किया जा सकता है। बताओ समझ में आती है क्या ये बात आपकी? इस नियम के अनुसार क्या बताया गया? लेवोशिए ने या लेवोइजर ने क्या बताया कि पदार्थ को न तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं, अर्थात पदार्थ अविनाशी होता है। तो लिख देते हैं इस बात को, अर्थात पदार्थ अविनाशी होता है। पदार्थ कैसा होता है बेटे? अविनाशी होता है। एक बात बताता हूं बहुत बढ़िया। अतः इस नियम को ध्यान से समझना सब। इस नियम को पदार्थ को आप द्रव्य भी कह सकते हो। इस नियम को पदार्थ की अविनाशिता, पदार्थ की अविनाशिता का नियम भी कहते हैं। पदार्थ की अविनाशिता का नियम भी कहते हैं। तो इस नियम को आप कह सकते हो पदार्थ की अविनाशिता का नियम। बेटे इस नियम को हम एक दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब ये भी हो सकता है, क्या हो सकता है कि मान लो आपके पास कोई रासायनिक अभिक्रिया है और उस रासायनिक अभिक्रियाओं में आपने देख लिया है कि अभिकारकों का द्रव्यमान कितना है और आपने देख लिया है कि उत्पादों का द्रव्यमान कितना है। तो अभिकारकों का द्रव्यमान उत्पादों के द्रव्यमान के बराबर होता है। इसका मतलब पदार्थ जितना हमने प्रयोग किया था किसी रासायनिक अभिक्रिया में, उतना ही पदार्थ हमें प्राप्त हो गया है। इसका मतलब पदार्थ न तो उत्पन्न हुआ है और न ही नष्ट हुआ है, ऐसा मानना था लेवोशिए का। हालांकि ये बात बिल्कुल सही नहीं है। यदि हम वर्तमान समय में इस बात के बारे में सोचते हैं तो ये बात बिल्कुल सही नहीं है। क्यों नहीं है सही? क्या कमी है इस नियम में? इस बात के बारे में भी हमें अभी डिस्कस करना है, ठीक है? तो हम अथवा करके एक दूसरी परिभाषा लिखते हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में, यहां से लिख देता हूं बेटे, किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों लिख दो या क्रियाकारकों लिख दो, एक ही बात है, या रिएक्टेंट्स लिख दो। अभिकारकों का कुल द्रव्यमान, अभिकारकों का कुल द्रव्यमान कोमा उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। इसका मतलब यह हुआ कि यदि किसी केमिकल रिएक्शन को आप बंद बर्तन में कराते हैं तो अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। देखते हैं कैसे। देखो मैं बताता हूं, एक एग्जांपल लेते हैं हम। मान लो आपके पास एक केमिकल रिएक्शन है Na प्लस AgCl। ये रिएक्शन आपने पढ़ी थी क्लास 10th में। आपने क्लास 10th में एक चैप्टर पढ़ा था विद्युत रासायनिक श्रेणी वाला, और विद्युत रासायनिक श्रेणी में आपको ये बात सिखाई गई थी कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो धातु ऊपर स्थित होती है, अर्थात जिसका मानक इलेक्ट्रॉन विभव कम होता है, वो अपने से नीचे वाली धातु को उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर देती है। तो यदि विद्युत रासायनिक श्रेणी आप देखते हो तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में सोडियम धातु सिल्वर धातु से ऊपर रखी गई है। इसका मतलब सोडियम सिल्वर से अधिक क्रियाशील है
और सोडियम सिल्वर से अधिक क्रियाशील है, तो सोडियम सिल्वर को क्या कर देता है, विस्थापित। सोडियम आया यहाँ, इसके ऊपर अटैक करा और Ag को यहां से हटा दिया, अपने आप Ag की जगह ले ली, तो क्या बनेगा, सोडियम जैसे यहाँ आएगा Ag को हटा देगा, हटा सावन की घटा, फूंक मार के मोमबत्ती बुझा के निंटुगले पिंटुगले मंटी पे खड़े रही, अंटी बजा रही लिया बार बार घंटी। पता है ना आपको, गोविंदा का डायलॉग है। सोडियम को ने अटैक करा, Ag को हटा दिया, क्या बनेगा, NaCl बनेगा और Ag हो गया बेचारा बेघर। इस रिएक्शन को जरा ध्यान से देखो। इस रिएक्शन में यदि मैं इनका कुल द्रव्यमान निकालता हूं और उत्पादों का भी कुल द्रव्यमान निकालता हूं तो कितना आता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर द्रव्यमान कैसे निकाल लेंगे। आप एक काम करो ना, जहां आपको परमाणु नजर आता है उसका परमाणु भार लिख दो, और जहां आपको अणु नजर आता है उसका अणु भार लिख लो। या तो आप ऐसा कर लो, जैसे यहाँ परमाणु है तो इसका परमाणु भार लिख देंगे। AgCl एक अणु की तरह है, अणुभार परमाणु भार। और यदि आपको इनके अणुभार याद नहीं है तो सबके परमाणु भार ही लिख लो और उन्हें जोड़ लो। देखो सोडियम का परमाणु भार कितना होता है, 23। ये लिख लिया 23 होता है। तो मान लो हमने सोडियम यहाँ 23 ग्राम यूज किया है, ठीक है। सिल्वर का परमाणु भार लगभग होता है 108 और Cl का आपको पता ही है 35.5 होता है। इतने ग्राम हमने यूज किया है AgCl। तो जब आप इन दोनों को जोड़ोगे 23 ग्राम और 108 ग्राम और 35.5 ग्राम को, तो ये आ जाएगा 166.5 ग्राम। तो इतने ग्राम अभिकारक यदि हम प्रयोग करते हैं तो उत्पाद कितने बनेंगे। सोडियम कितना है 23 ग्राम, Cl 35.5 होता है, इतने ग्राम तो हुआ NaCl, प्लस सिल्वर कितना होता है 108 ग्राम हुआ सिल्वर। तो इन्हें जब आप तीनों को जोड़ोगे तो 166.5 ग्राम ही तो आएगा। तो लेवोशिये का मानना यह था कि यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में आप अभिकारकों का द्रव्यमान देखते हो या नाप कर रखते हो तो जितना द्रव्यमान अभिकारकों का होता है उतना ही द्रव्यमान उत्पादों का होता है। तो यह है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ठीक है। मतलब लेवोशिये का मानना तो यह था कि इस पूरे ब्रह्मांड का जितना भी द्रव्यमान है वो निश्चित रहता है। द्रव्यमान को ना तो हम बढ़ा सकते हैं ना तो घटा सकते हैं। द्रव्यमान को न तो हम उत्पन्न कर सकते हैं, अर्थात द्रव्य को हम न तो उत्पन्न कर सकते हैं, अर्थात पदार्थ को न तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं। द्रव्यमान संरक्षित है, द्रव्यमान फिक्स है, द्रव्यमान निश्चित है। पर क्या बेटे ये बात बिल्कुल सही है मेरे हिसाब से। और यदि आपने एल्बर्ट आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण पढ़ा है E = mc², तो उसके अनुसार आपको एक बात समझ में आई होगी कि द्रव्यमान को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्यमान में बदला जा सकता है। ऐसा नहीं है कि पूरे ब्रह्मांड का द्रव्यमान निश्चित रहे, द्रव्यमान संरक्षित रहे, द्रव्यमान स्थिर रहे, ऐसा नहीं है। पर ऐसा जरूर है कि पूरे ब्रह्मांड का द्रव्यमान और ऊर्जा का जो योग है वो स्थिर रहता है, वो संरक्षित रहता है, वो निश्चित रहता है। तो द्रव्यमान और ऊर्जा का योग कांस्टेंट है पूरे ब्रह्मांड का, पर पूरे ब्रह्मांड का द्रव्यमान कांस्टेंट नहीं है, अर्थात पदार्थ नष्ट हो सकता है। मान लो मैं आपको कहूं कि चलो यार एक प्रैक्टिकल कर रहे, मैंने आपको कहा कि हमारे पास मान लो 10 किलो लकड़ी है। जरा ध्यान से सुनना, 10 किलो क्या है, लकड़ी। आप उस 10 किलो लकड़ी को जला दो, उसमें आग लगा दो। आग लगने के बाद आपको क्या मिलेगा, कोयला मिलेगा। मिल गया आपको कोयला। अब उस कोयले को फिर तोल के देख लो, जब हमने लकड़ी ली थी तो कितने किलो थी, 10 किलो थी। जब उस लकड़ी को जलाने के बाद हमें कोयला मिला, क्या उस कोयले का भार, क्या उस कोयले का वजन भी 10 किलो ही होगा, उसका द्रव्यमान कोयले का 10 किलो ही होगा। आप कहोगे कि नहीं सर 10 किलो तो हो ही नहीं सकता है, 10 किलो में तो बहुत कमी आ जाएगी।
10 किलो लकड़ी को जलाने पर 10 किलो कोयला कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता है। तो जलना भी तो एक रासायनिक अभिक्रिया ही है। तो वो जो हमारे पास 10 किलो लकड़ी को जलाने के बाद मान लो 5 किलो कोयला बचा है, तो 5 किलो द्रव्यमान कहाँ गया? जब लेवोशिये का मानना था कि द्रव्यमान संरक्षित रहता है किसी रासायनिक अभिक्रिया में, 5 किलो द्रव्यमान कहाँ गया? अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो आपका क्या कहना होगा? आप कहोगे कि सर 5 किलो द्रव्यमान जो घट गया है वो ऊर्जा में बदल गया है, वो ऊर्जा में बदलकर वातावरण में फैल गया है। तो इस प्रैक्टिकल के सामने तो हमारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम फेल है। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे प्रैक्टिकल हो सकते हैं। अब कुछ बच्चे यहाँ सोच रहे होंगे कि सर यदि इसी प्रैक्टिकल को हम बंद बर्तन में संपन्न करें तो भी क्या द्रव्यमान की इस प्रकार हानि होगी, अर्थात द्रव्यमान ऊर्जा में कन्वर्ट होगा? मैं कहूंगा हाँ बेटे होगा, प्रैक्टिकल को करके देख लो। आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हो। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर उसमें से कुछ धुआं निकला, उसमें भी कुछ द्रव्यमान है, उसमें से कुछ गैसें निकली, उसमें भी कुछ द्रव्यमान है। पर बेटे आप धुएं और गैस को एक तरफ रख दो उठा के, यूं बताओ उसमें से ऊष्मा निकली है या नहीं निकली है? उसमें से हीट निकली है या नहीं निकली है? यूं बताओ आप मुझे। ऊष्मा निकली है ना उसमें से, और ऊष्मा निकली है तो वो ऊष्मा कहां से आई? द्रव्यमान के नष्ट होने पर ही तो आई होगी। तो इसका मतलब साफ है कि द्रव्यमान की हानि होती है, या फिर आप कह सकते हो कि द्रव्यमान का परिवर्तन होता है ऊर्जा में, और ऊर्जा का परिवर्तन होता है द्रव्यमान में। ठीक है, तो इस बात को हमें समझना चाहिए। आपने देखा कि आप जब किसी पौधे को उगाते हो, छोटे पौधे को जब आप उगाते हो, तो छोटा पौधा धीरे धीरे जब बड़ा होता है और पेड़ बन जाता है, तो उसका द्रव्यमान कितना कम था और वो इतना बड़ा पेड़ बन गया। या छोटे बच्चे जब हम भी थे, जब आप छोटे थे और अब आप इतने बड़े हो गए, तो द्रव्यमान में क्या हुई? वृद्धि हुई या नहीं हुई? कहां से हुई वृद्धि? आपने भोजन खाया इसलिए। अब भोजन से आपको ऊर्जा मिली, और उस ऊर्जा और विभिन्न प्रकार की मेटाबॉलिज्म अर्थात उपापचयी क्रियाओं के कारण आपका द्रव्यमान लगातार बढ़ता जा रहा है। और यदि आप अपने बारे में समझना थोड़ा मुश्किल रखते हो, आपको मुश्किल लगता है अपने बारे में समझना, तो आप उस पौधे की बात करो ना। पौधा कोई भोजन थोड़ा ही खा रहा है, पौधा तो सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा लेकर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। तो बताओ सूर्य की ऊर्जा द्रव्यमान में बदल रही है या नहीं बदल रही है? छोटा पौधा इतना बड़ा पेड़ बन गया। तो इसका मतलब सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को द्रव्यमान में कन्वर्ट करता है एक पौधा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। तो यहां भी तो ऊर्जा और द्रव्यमान में आपस में संबंध आया है। अर्थात अब हमें इस निष्कर्ष पे पहुंचना चाहिए कि पूरे ब्रह्मांड का द्रव्यमान संरक्षित नहीं होता है, अपितु द्रव्यमान और ऊर्जा दोनों का योग संरक्षित रहता है। इनका योग नहीं बदलेगा कभी भी। तो यहां एक हेडिंग लिखते हैं हम, नोट हेडिंग लिखते हैं। भाई हमने अभी क्या पढ़ा है? हमने क्या पढ़ा है बेटे? हमने पढ़ा है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। किसने दिया था? लेवोशिये ने, या इंग्लिश में नाम था लेवोइजर। हमने इसका नाम लेवोशिये रख दिया। हमें लेवोइजर बोलना जरा मुश्किल लगा, हमें एलेक्जेंडर बोलना मुश्किल लगा, हमने एलेक्जेंडर का नाम सिकंदर रख दिया। हमें थॉमसन बोलना मुश्किल लगा, हमने थॉमसन का नाम टॉमसन रख दिया। ठीक है, इसके अलावा कुछ जिले स्तर पर भी परिवर्तन होते हैं। जैसे हमें अमरूद बोलना मुश्किल लगा, हमने अमरूद का नाम मरूद रख दिया। ठीक है, तो इस तरीके से परिवर्तन आप करते हो। बहुत सारे जगह के नाम, जिलों के नाम, गांव के नाम, शहरों के नाम बदल दिए जाते हैं अपने अनुसार, और बहुत सारे शब्द या वाक्य बदल दिए जाते हैं अपने अनुसार। तो हमने पढ़ा द्रव्यमान संरक्षण का नियम लेवोशिये या लेवोइजर ने दिया था। इस नियम में बताया था कि पूरे ब्रह्मांड का द्रव्यमान संरक्षित रहता है। इसमें बताया गया था कि पदार्थ को न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं। पदार्थ को न तो उत्पन्न कर सकते हैं, न ही नष्ट कर सकते हैं। अर्थात पूरे ब्रह्मांड में जितना पदार्थ है उतना ही रहेगा। पर अब एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था एल्बर्ट आइंस्टीन।
ठीक है, नाम तो आपको पता ही है। देखो एल्बर्ट आइंस्टीन या आइंस्टाइन भी कह सकते हो। इनका नाम वास्तविकता में एल्बर्ट आइंस्टाइन था, हमने आइंस्टीन कर दिया। हम अपने अनुसार हर एक चीज को बदल लेते हैं, ठीक है, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एल्बर्ट आइंस्टीन के अनुसार, चलो ऐसे लिखते हैं, एल्बर्ट आइंस्टीन के समीकरण E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, पढ़ा है ना समीकरण। E ऊर्जा, M द्रव्यमान, C क्या है, प्रकाश का वेग, के अनुसार द्रव्यमान किस में बदल जाता है, द्रव्यमान ऊर्जा में। चौक खत्म होगी थी ना बेटे, चौक खत्म होती रहती है बीच बीच में। द्रव्यमान ऊर्जा में तथा ऊर्जा कौमा द्रव्यमान में बदलते रहते हैं। यह द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण ही तो है एल्बर्ट आइंस्टीन का। अतः द्रव्यमान या आप कह सकते हो पदार्थ, द्रव्यमान या पदार्थ संरक्षित नहीं हो सकता है, द्रव्यमान संरक्षित नहीं हो सकता है, परंतु द्रव्यमान व ऊर्जा का योग, द्रव्यमान व ऊर्जा का योग संरक्षित रहता है, द्रव्यमान व ऊर्जा का योग संरक्षित रहता है। तो मतलब कहने की बात यह है कि नियम को बना देना चाहिए द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का नियम, न कि पदार्थ की अविनाशिता का नियम या द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो हमने लिखा है, इसकी जगह हमें लिखना चाहिए द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का नियम। अतः इस नियम को द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का नियम होना चाहिए या कहना चाहिए या बनाना चाहिए। मतलब कहने की बात यह है कि क्या आपने कभी सोचा है कि मान लो कोई रासायनिक अभिक्रिया है और उस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा उत्सर्जित होती है, ऊष्मा निकलती है, तो जब ऊष्मा उसमें निकलती है तो द्रव्यमान की हानि होगी, पक्की बात है। और यदि किसी केमिकल रिएक्शन में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा अवशोषित होती है तो द्रव्यमान में वृद्धि होगी, पक्की बात है। तो किसी केमिकल रिएक्शन में द्रव्यमान बढ़ भी सकता है और किसी केमिकल रिएक्शन में द्रव्यमान घट भी सकता है। वो डिपेंड करता है इस बात पर कि रिएक्शन में ऊष्मा निकली है या ऊष्मा अवशोषित हुई है, इस बात पर निर्भर करता है। ठीक है बेटे। अब हमारे देश के प्यारे प्यारे बच्चे जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम अगली बात करेंगे। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है। नंबर 2 पर हमें पढ़ना है बेटे स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी स्थिर अनुपात का नियम।
देखो, इसमें सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है कि ये नियम दिया था प्राउस्ट ने। वैज्ञानिक का नाम था प्राउस्ट। वैज्ञानिक का नाम क्या था? प्राउस्ट था। प्राउस्ट ने नियम दिया था। इस नियम में बताया गया था कि कोई भी यौगिक आपने किसी भी विधि से बनाया हो या किसी भी स्रोत से प्राप्त किया गया हो। मान लो आपके पास कोई यौगिक है और वो यौगिक आपने किसी भी विधि द्वारा बनाया है। बहुत सारी विधियां मान लो उसे बनाने की है। आपने किसी एक विधि से बनाया है या किसी स्रोत से प्राप्त किया है, बहुत सारे स्रोत हैं। तो उस यौगिक में उपस्थित तत्वों का एक निश्चित भारात्मक अनुपात होता है, वो कभी भी नहीं बदलता है। चाहे आपने उस यौगिक को किसी भी विधि से बनाया हो या किसी भी स्रोत से प्राप्त किया हो। तो हम लिख सकते हैं इस नियम के अनुसार, ध्यान से समझना बेटे, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किसी यौगिक में उपस्थित, किसी यौगिक में उपस्थित तत्वों का एक निश्चित, तत्वों का एक निश्चित भारात्मक अनुपात होता है। निश्चित भारात्मक अनुपात होता है। समझ रहे आप? निश्चित भारात्मक अनुपात होता है। चाहे उस यौगिक को, चाहे उस यौगिक को किसी भी विधि से, चाहे उस यौगिक को किसी भी विधि से या किसी भी स्रोत से, किसी भी विधि से या किसी भी स्रोत को ऐसे लिख दूं बेटे, स्रोत, किसी भी स्रोत से प्राप्त किया गया हो। समझते हो आप इस बात को? प्राप्त किया गया हो मतलब कहने की बात यह है कि आप किसी यौगिक को किसी भी विधि द्वारा बना लो या किसी भी स्रोत से प्राप्त कर लो, उस यौगिक में उपस्थित तत्वों का भारात्मक अनुपात सदैव स्थिर रहेगा। इसीलिए इस नियम का नाम है स्थिर अनुपात का नियम। देखते हैं कैसे। चलो एक एग्जांपल लगाते हैं इसका। एग्जांपल देखो ध्यान से। ये जो जल है ना, जल H2O, H2O में हाइड्रोजन अनुपात ऑक्सीजन हमेशा 1:8 रहता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात, H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:8 ही होता है। यह भारात्मक अनुपात है बेटे, 1:8 ही होता है। चाहे जल को, चाहे जल को किसी भी विधि से, चाहे जल को किसी भी विधि से या किसी भी स्रोत से, किसी भी स्रोत से, जैसे मैं आपको बता सकता हूं कि जल को आप नदी से भी प्राप्त कर सकते हो, नालों से भी प्राप्त कर सकते हो, नल से भी प्राप्त कर सकते हो, वर्षा से भी प्राप्त कर सकते हो। ठीक है बेटे? और इसके अलावा भी बहुत सारे स्रोत हैं। ठीक है? जैसे आप नहर से भी प्राप्त कर सकते हो। इसके अलावा जल के और भी तो बहुत सारे स्रोत हैं बेटे। जैसे आप कुएं से प्राप्त कर सकते हो,
और समुद्र से प्राप्त कर सकते हो। ये सब जल के क्या हैं? स्रोत। आप चाहे नदी का पानी ले लो, नाले का ले लो, नल का ले लो, वर्षा का पानी ले लो, नहर का पानी ले लो, कुएं का पानी ले लो, समुद्र का पानी ले लो, हर एक पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:8 ही रहेगा। वो कभी भी नहीं बदलेगा। जब मैं आपको पढ़ा रहा था यौगिक, तो यौगिक में क्या मैंने आपको एक बात पढ़ाई थी? यौगिक में मैंने आपको पढ़ाया था कि यौगिक की खासियत यही होती है कि उसमें उपस्थित तत्वों का एक निश्चित अनुपात होता है। अर्थात जब दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में आपस में संयोग करते हैं तो बनता है यौगिक। और वो यौगिक जब निश्चित अनुपात में संयोग करने से बनता है तो H2O भी तो एक यौगिक है। और यौगिक है तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात तो सदैव स्थिर रहेगा, कभी नहीं बदलेगा। चाहे आप इसे पानी को कहीं से भी प्राप्त कर लो, नदी, नाले, नल, वर्षा, नहर, कुएं, समुद्र, कहीं से भी आपने पानी प्राप्त करा, उस पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात सदैव 1:8 ही रहेगा, वो कभी नहीं बदलेगा। या किसी रासायनिक विधि का आप प्रयोग करके H2O को बनाते हो तो भी उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:8 ही रहेगा। तो 1:8 ही होता है, यहाँ कोमा लगा दो आप, 8 ही होता है। चाहे जल को किसी भी विधि से या किसी भी स्रोत से, जैसे ये लिख दिए, स्रोत से प्राप्त किया गया हो। ठीक है बेटे, बताओ ये बात समझ में आती है क्या? ये होता है स्थिर अनुपात का नियम। अब आते हैं हम अपने तीसरे नियम पर। अब कौन से नियम पर आते हैं बेटे? तीसरे नियम पर। यह है बेटे गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम क्या होता है? इसे समझने से पहले आपको एक बात याद रखनी होगी कि गुणित अनुपात का नियम दिया था डाल्टन ने। किसने दिया था? डाल्टन, जिसने परमाणु की खोज की थी। आपको पता है परमाणु की खोज किसने की थी? डाल्टन ने। इसी तरीके से गुणित अनुपात का नियम भी डाल्टन ने ही दिया था। ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। इस नियम में हमें क्या सीखना है? इस नियम में सीखना है कि मान लो आपके पास दो तत्व हैं और वे आपस में संयोग करके दो या दो से अधिक प्रकार के यौगिक बनाते हैं। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन है ना, कार्बन और ऑक्सीजन आपस में संयोग करते हैं तो CO भी बन सकता है और CO2 भी बन सकता है। तो यदि दो तत्व आपस में संयोग करके दो या दो से अधिक प्रकार के यौगिक बनाते हैं तो उनमें से एक तत्व की विभिन्न मात्राएं या विभिन्न द्रव्यमान दूसरे तत्व की निश्चित मात्रा से जब संयोग करते हैं तो वे जो विभिन्न मात्राएं एक तत्व की थी वे आपस में सरल अनुपात में होती हैं। थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। मान लो आपके पास दो तत्व हैं, चलो रफ काम करके समझाता हूं आपको। मान लो आपके पास कार्बन और ऑक्सीजन है। कार्बन और ऑक्सीजन जब आपस में संयोग करते हैं तो CO बन सकता है और CO2 बन सकता है। यदि यहां मैं आपको कह दूं कि कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात, कार्बन 12 ऑक्सीजन 16, ठीक है, और यहाँ कार्बन 12 ऑक्सीजन 16 दूनी 32, तो मुझे एक बात बताओ कि यहाँ ऑक्सीजन की अलग अलग मात्राएं हैं या नहीं है? देखो अलग अलग मात्राएं हैं। एक तत्व की विभिन्न मात्राएं दूसरे तत्व की निश्चित मात्रा से संयोग कर रही हैं। कार्बन तो यहाँ भी 12 है और यहाँ भी 12 है। एक तत्व की विभिन्न मात्राएं या विभिन्न द्रव्यमान दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं। तो ये जो विभिन्न द्रव्यमान एक तत्व के हैं ये आपस में सरल अनुपात में होंगे। देखो 16 एकम 16, 16 दूनी 32, इनका आपस में क्या अनुपात है? 1:2 है। ये है गुणित अनुपात का नियम। क्या है? दोबारा समझो। जब दो तत्व आपस में संयोग करके दो या दो से अधिक प्रकार के यौगिक बनाते हैं, यहाँ दो प्रकार के यौगिक बने हैं, देखो एक और एक, दो, तो उन यौगिकों में
एक तत्व के विभिन्न द्रव्यमान, देखो ऑक्सीजन के विभिन्न द्रव्यमान है, 16 और 32 ग्राम है मान लो। एक तत्व के विभिन्न द्रव्यमान दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं तो वे विभिन्न द्रव्यमान आपस में एक सरल अनुपात में होते हैं। इन विभिन्न द्रव्यमानों में क्या अनुपात है बेटे? 16:32 को आप 1:2 ही तो कहोगे, तो आपस में क्या होते हैं? सरल अनुपात में होते हैं। इस नियम को हम कहते हैं गुणित अनुपात का नियम। क्या कहते हैं बेटे? गुणित अनुपात का नियम। और किसने दिया था ये नियम? ये नियम दिया था महान वैज्ञानिक डाल्टन ने। डाल्टन का नाम तो हम क्लास 9th से पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 9th से डाल्टन। वैसे तो क्लास 6th 7th 8th में भी हमने पढ़ा था डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, और अब भी हम दोबारा पढ़ेंगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? यहां से लिखते हैं, इस नियम के अनुसार जब दो तत्व आपस में संयोग करके दो या दो से अधिक प्रकार के यौगिक बनाते हैं तो देखो, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन ने आपस में संयोग करा था और दो प्रकार के यौगिक बनाए थे, CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो क्या होता है? दो या दो से अधिक प्रकार के यौगिक बनाते हैं तो उनमें से एक तत्व, ध्यान से समझना जरा, उनमें से एक तत्व के विभिन्न द्रव्यमान कोमा, ध्यान से समझना, एक तत्व के विभिन्न द्रव्यमान जो दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं, निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं, कोमा, आपस में, मतलब कौन आपस में? एक तत्व के विभिन्न द्रव्यमान आपस में। यह बात समझ लेना, एक तत्व के विभिन्न द्रव्यमान आपस में। देखो हमने लिखा है एक तत्व के विभिन्न द्रव्यमान जो दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं, वे विभिन्न द्रव्यमान आपस में एक सरल गुणित अनुपात में होते हैं। एक सरल गुणित अनुपात में, बताओ समझ में आती है क्या बात? ये बात आपके समझ में आती है ना? सरल गुणित अनुपात में होते हैं। जैसे एग्जाम्पल लगाते हैं, चलो इसका एग्जाम्पल तो मैंने आपको अभी एक समझाया ही था रफ वर्क में। चलो एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैं आपको कहूं कि एक तो बनाया CO और एक बनाया CO2, दो तत्व आपस में संयोग करके दो प्रकार के यौगिक बनाते हैं, CO और CO2। तो CO में यदि मैं कार्बन अनुपात ऑक्सीजन आपको बताता हूं तो कार्बन 12 अनुपात ऑक्सीजन 16, और CO2 में यदि हम कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात देखते हैं तो कार्बन का तो 12 हुआ और ऑक्सीजन का हुआ 16 दूनी 32। तो एक तत्व के विभिन्न द्रव्यमान दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं तो ये विभिन्न द्रव्यमान आपस में क्या होते हैं? सरल अनुपात में होते हैं।
तो यदि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का अनुपात निकालते हैं, मैं यहां लिख देता हूं ऑक्सीजन अनुपात ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन और ये वाला कितना आएगा, ये 16:32 और 16 एकम 16, 16 दूनी 32। तो बताओ ये 1:2 आया है या नहीं आया है? और 1:2 क्या सरल गुणित अनुपात है या नहीं है? आप सरल अनुपात कहो या सरल गुणित अनुपात कहो, दोनों बातों का एक ही मतलब है। तो ये है बेटे एक सरल अनुपात। सरल अनुपात उसे कहते हैं जो पूर्णांकों में हो, पूर्ण संख्याओं में हो। ठीक है, चलो अच्छा दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एक ऐसा ही एक और एग्जांपल ले लो आप। मान लो सल्फर और ऑक्सीजन है, आपस में क्रिया करेंगे तो SO2 भी बन सकता है और SO3 भी बन सकता है। यदि SO2 में मैं आपको कह दूं कि सल्फर और ऑक्सीजन का अनुपात बताओ कितना है, तो सल्फर तो होता है 32 और ऑक्सीजन होता है 16। और SO3 में यदि बात करें, नहीं 16 दूनी 32, यहां भी 32 ही आएगा क्योंकि ये 16 दूनी 32, तो ये तो आया 32:32। और SO3 में यदि आप देखते हो सल्फर और ऑक्सीजन का अनुपात, तो सल्फर का परमाणु भार 32 होता है और ऑक्सीजन का होता है 16। 16 दूनी 32 और 16 तिया 48, ये आया 48। तो यदि इस ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन का अनुपात यानी इसका और इसका अनुपात आप देखते हो, तो देखते हैं सरल गुणित आता है या नहीं। ऑक्सीजन अनुपात ऑक्सीजन बराबर 32:48, किससे कटेगा? 16 से कटेगा या नहीं कटेगा? 16 दूनी 32 और 16 तिया 48, यानी ये आया है 2:3। तो ये अनुपात भी पूर्णांकों में आया है, पूर्ण संख्याओं में आया है, इसलिए इस अनुपात को भी मैं सरल गुणित अनुपात कहूंगा। इसलिए इस नियम का नाम है गुणित अनुपात का नियम। ठीक है बेटे, अब जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, अगला नियम देखते हैं फिर। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है, नंबर 4 पर हम पढ़ेंगे बेटे, नंबर 4 पर पढ़ेंगे व्युत्क्रम या तुल्य अनुपात का नियम। व्युत्क्रम या तुल्य, बहुत इंपॉर्टेंट है, व्युत्क्रम या तुल्य अनुपात का नियम। देखो इस नियम में क्या बताया गया, व्युत्क्रम या तुल्य अनुपात का नियम। सबसे पहले तो आपको यह बात ध्यान रखनी है कि ये नियम दिया था रीचर ने, रीचर, ठीक है, रीचर, च है ये च, रीचर ने दिया था। और इस नियम में क्या बताया उस चीज को समझना है। क्या बताया कि जब दो तत्व हैं, मान लो आपके पास दो तत्व हैं, वे अलग अलग किसी तीसरे तत्व से संयोग करके कुछ यौगिक बनाते हैं और एक भारात्मक अनुपात में बनाते हैं। तो जिस भारात्मक अनुपात में वे किसी तीसरे तत्व से संयोग करते हैं और यौगिकों का निर्माण करते हैं, उसी भारात्मक अनुपात में वे आपस में संयोग करेंगे, या फिर उसी भारात्मक अनुपात के सरल गुणित अनुपात में वे आपस में संयोग करेंगे। देखो मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं आपको। चलो मान लो आपके पास दो तत्व हैं, एक तो है क्लोरीन, यहां से समझाता हूं, क्लोरीन है, और एक है हाइड्रोजन। ये दोनों संयोग करते हैं अलग अलग सोडियम से। ठीक है, क्लोरीन जब सोडियम से संयोग करेगा तो क्या NaCl बनेगा या नहीं बनेगा? आप कहोगे कि हाँ सर NaCl बनेगा। और जब हाइड्रोजन इससे संयोग करेगा सोडियम से तो सोडियम हाइड्राइड बनेगा NaH। तो हमें देखना है कि NaCl में Cl की हिस्सेदारी कितनी है। NaH में हाइड्रोजन की हिस्सेदारी कितनी है? सोडियम का परमाणु भार 23 और क्लोरीन का 35.5। सोडियम का परमाणु भार 23 और हाइड्रोजन का 1। तो ये दो अलग अलग तत्व या दो तत्व अलग अलग एक तत्व से संयोग करते हैं। सोडियम से संयोग करा, इसने अलग करा, इसने अलग करा, और दो यौगिक बनाए। इसका भारात्मक अनुपात यहाँ Cl का 35.5 है, ये हाइड्रोजन का 1 है। जब ये आपस में संयोग करेंगे ना,
तो आपस में संयोग करेंगे तो HCl बनेगा, और HCl में हाइड्रोजन 1 और Cl 35.5, यही तो इनका भारात्मक अनुपात होगा। तो देखिए जरा, Cl यहाँ 35.5 था, यहाँ भी तो 35.5 है, हाइड्रोजन यहाँ 1 था, यहाँ भी तो हाइड्रोजन 1 है। तो जब दो तत्व अलग अलग किसी तीसरे तत्व से संयोग करते हैं और जिस भारात्मक अनुपात में संयोग करते हैं, यहाँ Cl का भारात्मक अनुपात 35.5 है या हाइड्रोजन का 1 है, उसी भारात्मक अनुपात में या उसके गुणित अनुपात में वे आपस में भी संयोग करते हैं। देखो आपस में उसी अनुपात में संयोग किया है, इसे कहते हैं व्युत्क्रम या तुल्य अनुपात का नियम। व्युत्क्रम माने उल्टा, जिस अनुपात में इन्होंने सोडियम के साथ संयोग करा उसी अनुपात में उल्टा ये आपस में संयोग करेंगे या उसके गुणित अनुपात में संयोग करेंगे। बताओ समझ में आई क्या बात? ये है हमारा व्युत्क्रम या तुल्य अनुपात का नियम। व्युत्क्रम तो समझ गए होंगे आप, व्युत्क्रम यानी उल्टा, उसी अनुपात में संयोग करेंगे जिस अनुपात में वे किसी तीसरे तत्व के साथ संयोग कर रहे थे, इसलिए तो कहा व्युत्क्रम। और तुल्य माने तुलना करेंगे, हम तुलना करके हमें पता चला कि जिस अनुपात में इन्होंने सोडियम के साथ संयोग किया था उसी अनुपात में ये आपस में संयोग करते हैं। ठीक है बेटे, तो हम क्या लिखेंगे इसमें? हम लिखेंगे इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, यहां से लिखेंगे जिस भारानुपात में, जिस भारानुपात में, भारानुपात लिख दो या भारात्मक अनुपात लिख दो, एक ही बात है। जिस भारानुपात में दो तत्व अलग अलग, दो तत्व अलग अलग किसी लिखना चाहिए, किसी तीसरे तत्व से, किसी तीसरे तत्व से संयोग करते हैं, किसी तीसरे तत्व से संयोग करते हैं, कौमा उसी अनुपात या उसके गुणित अनुपात में वे आपस में भी संयोग करते हैं, वे आपस में भी उसी अनुपात में संयोग करेंगे, आपस में उसी अनुपात में संयोग करेंगे या फिर उस अनुपात के सरल गुणित अनुपात में या गुणित अनुपात में संयोग करेंगे। जैसे मैंने आपको अभी एक एग्जाम्पल समझाया था, उसी एग्जाम्पल को यहाँ लिख देता हूं। देखो क्या समझाया था, मैंने समझाया था बेटे कि मान लो आपके पास दो तत्व हैं, सोडियम को बाद में पढ़ूंगा मैं, एक तत्व है क्लोरीन और एक है हाइड्रोजन। ये दोनों अलग अलग एक तीसरे तत्व सोडियम से संयोग करते हैं अलग अलग। यहां बनता है NaCl, क्या बनता है NaCl, और यहां बनता है NaH, सोडियम हाइड्राइड। तो हमें देखना है कि इन दोनों का भारात्मक अनुपात क्या है सोडियम के साथ संयोग करते हुए। सोडियम का परमाणु भार 23 और Cl का होता है 35.5। तो भारात्मक अनुपात यहाँ Cl का 35.5 है, सोडियम का 23 और हाइड्रोजन का 1। तो यहाँ ये 23 है, ये भी 23 है, ये तो निश्चित है ना सोडियम का भार। हाँ, क्लोरीन का 35.5 है या हाइड्रोजन का 1 है। तो ये आपस में जब संयोग करेंगे इसी अनुपात में संयोग करेंगे। H और Cl जब संयोग करते हैं तो HCl बनता है, और यहाँ अनुपात बैठेगा 1 और 35.5। Cl का परमाणु भार 35.5 होता है ना बेटे।
तो देखो हाइड्रोजन यहाँ कितना था, एक था, हाइड्रोजन यहाँ भी एक है, Cl 35.5 था, यहाँ भी 35.5 है। तो उसी अनुपात में तो आपस में इन्होंने संयोग किया है। यहाँ लिख देता हूं, चलो एग्जाम्पल नंबर 2, इधर जगह है, आप तो नीचे लिख लेना इसे। अब हम दो तत्व लेंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ध्यान से देखना जरा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और इनका संयोग कराएंगे कार्बन के साथ। तो हाइड्रोजन जब कार्बन से संयोग करता है तो मेरे हिसाब से आप सबसे सरल यौगिक CH4 बनाओगे, और जब ये संयोग करते हैं तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। अनुपात देखो, कार्बन का परमाणु भार होता है 12 और हाइड्रोजन है 4, तो 4 एकम 4। ठीक है, यहां देखो कार्बन का कितना है 12, और ऑक्सीजन देखो आप 16 दूनी 32। अब आप देख लो कि इन्हें आपको कौन सी संख्याओं से काटना है। 4 से काट दोगे आप, 4 से कट जाएगा, 4 तिया 12 और 4 एकम 4, 4 से कट गया। और इसे भी 4 से ही काट लो फिर, 4 तिया 12 और 4 अट्ठे 32, यह अनुपात आया। यानी कि CH4 में हाइड्रोजन की हिस्सेदारी 1 है और CO2 में ऑक्सीजन की हिस्सेदारी 8 है। तो जब ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में संयोग करेंगे तो अनुपात यही आना चाहिए। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन संयोग करते हैं तो बनता है H2O, और 2 एकम 2 अनुपात 16, या आप इसे काट दोगे 2 से, 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16। तो हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन 8, देखो हाइड्रोजन 1 और ऑक्सीजन 8, तो उसी अनुपात में तो संयोग किया है बेटे, उसी अनुपात में किया है ना संयोग। तो ये है व्युत्क्रम या तुल्य अनुपात का नियम जो दिया गया था रीचर के द्वारा। अब आते हैं हम नंबर 5 पर। नंबर 5 पर हमें पढ़ना है बेटे गैलू-सैक का नियम। गैलू-सैक का नियम, तो देखते हैं गैलू-सैक का नियम क्या था। और नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि गैलू-सैक का नियम दिया गया था वैज्ञानिक के द्वारा, गैलू-सैक के द्वारा। गैलू-सैक कितना अजीबोगरीब नाम है। ज्यादातर बच्चे ऐसा सोचते हैं कि सर वैज्ञानिकों के नाम इतने अजीब क्यों होते हैं। वैज्ञानिकों के नाम अजीब नहीं होते हैं, जो हमारे देश के अतिरिक्त दूसरे देश हैं उनमें सबके नाम ही अजीब लगेंगे आपको। देश को छोड़ दो, आप यदि अपना प्रदेश भी चेंज कर दोगे तो प्रदेश चेंज करने पर भी नाम आपको बहुत अजीब लगेंगे। तो ये तो जो है दूसरे देश के वैज्ञानिक हैं, दूसरे देश के व्यक्ति हैं, इनका नाम तो आपको अजीब लगेगा ही बेटे। तो वैज्ञानिकों के नाम कुछ स्पेशल नहीं होते हैं, ये तो दूसरे देश के होने के कारण हमें लगते हैं इनके नाम ऐसे। ठीक है बेटे, तो इस नियम में क्या बताया गया, इस नियम में बताया गया कि मान लो आपके पास कोई गैसीय अभिक्रिया है, यानी जिसमें अभिकारक सारे गैसीय अवस्था में हैं और उत्पाद भी सारे गैसीय अवस्था में, तो ऐसी अभिक्रिया को आप कह सकते हो गैसीय अभिक्रिया। तो गैसीय अभिक्रिया में सभी अभिकारकों और सभी उत्पादों का जो आयतन होता है, उन आयतनों में एक सरल अनुपात होता है। कैसा अनुपात होता है, सरल अनुपात। पर यदि ऐसा हो कि केवल अभिकारक ही गैसीय अवस्था में है, उत्पाद गैसीय अवस्था में नहीं है, तो अभिकारकों का आपस में एक सरल अनुपात होगा अभिकारकों के आयतनों का। ठीक है, बड़ी सिंपल सी बात है, देखो मैं लिखता हूं, समझ में आ जाएगा आपके। हम लिखते हैं, यहां से लिखते हैं, चलो नीचे से। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किसी गैसीय अभिक्रिया में, इस नियम के अनुसार किसी गैसीय अभिक्रिया में सभी अभिकारक सभी, चलो अभिकारक ही लिखते हैं, अभिकारकों नहीं लिखते हैं,
सभी अभिकारक, डस्टर कहाँ गया? सभी अभिकारक तथा सभी उत्पाद, सभी अभिकारक तथा सभी उत्पाद एक सरल आयतनात्मक अनुपात में होते हैं। यानी उनके आयतनों में एक सरल अनुपात होता है। मतलब हमने पढ़ा है कि किसी गैसीय अभिक्रिया में आना चाहिए बेटे, में किसी गैसीय अभिक्रिया में सभी अभिकारक तथा सभी उत्पाद एक सरल आयतनात्मक अनुपात में होते हैं। यानी उनके आयतनों में एक सरल अनुपात होता है। जैसे एक उदाहरण लेते हैं हम, देखो उदाहरण से समझ में आएगा आपके। जैसे हम उदाहरण लेते हैं कि मान लो हमारे पास एक अभिक्रिया है H2 प्लस Cl2 इज इक्वल टू 2HCl। ये H2 भी गैस है और Cl2 भी गैस है और HCl भी गैस है। अभिकारक और उत्पाद सारे गैसीय अवस्था में हैं। तो हमें पता है कि इसका 1 मोल है, इसका भी 1 मोल है, इसके कितने मोल हैं? 2 मोल। यदि इसका 1 मोल है तो मैं मान सकता हूं इसका आयतन, एक आयतन का मतलब 1 मिलीलीटर मान लो या 1 लीटर मान लो, आपकी मर्जी है। आयतन का मतलब आप ml भी मान सकते हो, यानी मिलीलीटर भी मान सकते हो और लीटर भी मान सकते हो। 1 मोल है इसलिए एक आयतन लिखा है। Cl2 का 1 मोल है तो इसे भी मैं लिख सकता हूं एक आयतन, यानी 1 लीटर या 1 मिलीलीटर। यदि आप इसे 1 लीटर मानते हो तो इसे भी 1 लीटर मानना पड़ेगा। और ये 2 मोल है तो इसके मानेंगे हम 2 आयतन। तो इन अभिकारकों और उत्पादों के आयतनों में एक सरल अनुपात होगा। जैसे आप लिख सकते हो कि H2 अनुपात, ये H2 लिखा बेटे, H2 अनुपात Cl2 अनुपात HCl, ये HCl है ना, सारे लिख लिए, अभिकारक भी लिख लिए, उत्पाद भी। इनमें एक सरल अनुपात होगा 1:1:2, 1:1:2। कौन सा अनुपात है ये अनुपात कौन सा है बेटे? आयतनात्मक अनुपात, यानी आयतनों का अनुपात। देखो क्या है, इस नियम के अनुसार किसी गैसीय अभिक्रिया में, ये में ध्यान रखना, ये छूट गया था, गैसीय अभिक्रिया में सभी अभिकारक तथा सभी उत्पाद एक सरल आयतनात्मक अनुपात में होते हैं। यानी इनके आयतनों का एक सरल अनुपात होता है। मान लो ये दोनों गैस हैं और ये गैस नहीं है, ऐसा रिएक्शन भी तो आएगा। तो गैस के जो मोल हैं, जो आयतन हैं, वे सरल अनुपात में हो जाएंगे, और जो गैस नहीं है वो सरल अनुपात में उसका आयतन हो या ना हो, इस बात से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जरूरी थोड़ा ही है कि सारे अभिकारक और सारे उत्पाद गैसीय अवस्था में ही होंगे। कोई कोई रिएक्शन ऐसी होती है कि अभिकारक तो होते हैं गैसीय अवस्था में, उत्पाद नहीं होते गैसीय अवस्था में, तो उस समय अभिकारकों के आयतनों में एक सरल अनुपात होगा। यदि उत्पाद आपके गैसीय अवस्था में प्राप्त हुए हैं पर अभिकारक गैसीय अवस्था में नहीं है, तो उस समय उत्पादों के आयतनों में एक सरल अनुपात होगा। और यदि पूरी रिएक्शन में सारे अभिकारक और सारे उत्पाद ही गैसीय अवस्था में हैं, तो सब में ही एक सरल अनुपात होगा, सबके आयतनों में। ये जो हम अनुपात यहाँ बता रहे हैं ये आयतनात्मक अनुपात है, आयतन वाला अनुपात है। ठीक है बेटे, क्योंकि आपको पता है 1 मोल गैस का आयतन कितना होता है? 22.4 लीटर होता है, यदि हम एनटीपी की बात करते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर अगला नियम देखते हैं। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है। नंबर 6 पर हमें पढ़ना है बेटे आवोगाद्रो का नियम।
आवोगाद्रो आवोगाद्रो का नियम। देखो नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, ये नियम दिया था आवोगाद्रो ने। आवोगाद्रो क्या था वैज्ञानिक का नाम? आवोगाद्रो। वैसे तो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर हमने तो नाम पढ़ा था एवोगैड्रो, सही नाम तो इनका एवोगैड्रो ही था, पर हम आवोगाद्रो इन्हें बोलते हैं। ये उच्चारण का फर्क है और कोई फर्क नहीं है उच्चारण का। आवोगाद्रो कह दो या एवोगैड्रो कह दो, दोनों का एक ही मतलब है। ठीक है, देखो इन्होंने क्या बताया। इन्होंने बताया कि यदि एसटीपी पर आपके पास दो गैसों के आयतन समान हैं तो उनमें अणुओं की संख्या भी समान ही होगी। ठीक है, यानी आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार क्या लिखेंगे? एसटीपी पर समान आयतन, आयतनों लिख दूं मैं, एसटीपी पर समान आयतनों वाली गैसों में अणुओं की संख्या, गैसों में अणुओं की संख्या भी समान होती है। अणुओं की संख्या भी समान होती है। मतलब कहने की बात यह है कि जो समान आयतन वाली गैसें हैं उनमें अणुओं की संख्या समान होगी। शर्त है, पर एक शर्त यह है कि उन गैसों को आपको समान ताप व दाब पर लेना पड़ेगा। पहली गैस को जिस ताप और दाब पर आपने लिया है, दूसरी गैस को भी उसी ताप और दाब पर आपको लेना पड़ेगा। इसलिए हमने यहां लिख दिया है एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। टेम्परेचर और प्रेशर दो चीजें ध्यान रखनी है, ताप और दाब। यदि समान ताप और दाब पर या स्थिर ताप और दाब पर बहुत सारी गैसें आपने ली हैं और सभी गैसों के आयतन हैं एक जैसे, तो सभी गैसों में अणुओं की संख्या बराबर होगी। ये था आवोगाद्रो का नियम कि समान आयतन की गैसों में अणुओं की संख्या क्या होती है? समान होती है। जैसे चलो अच्छा एक एग्जांपल ले लेते हैं, इसका भी एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपके पास एक रिएक्शन है H2 प्लस Cl2, H2 गैसियस प्लस Cl2 गैसियस इज इक्वल टू 2HCl गैसियस। इस रिएक्शन को देखो, मुझे एक बात बताओ, इसका एक मोल, इसका एक मोल, इसके दो मोल, तो इसे मैं कहूंगा कि मान लो ये एक आयतन है। एक आयतन का मतलब मान लो 1 लीटर है या 1 मिलीलीटर है। एक मोल है तो इसका भी तो एक आयतन है, एक आयतन यानी 1 लीटर या 1 मिलीलीटर। 2 मोल है तो इसका आयतन हम मान के चलेंगे 2 आयतन, 2 लीटर या 2 मिलीलीटर। यदि मानना तो तीनों को लीटर मान लो, यदि मानना तो तीनों को मिलीलीटर मान लो। ठीक है, एक होना चाहिए आयतन, एक ही मात्रक में आपको लेना चाहिए। तो यदि इसके एक आयतन में, हाइड्रोजन गैस के एक आयतन में एसटीपी पर एन अणु है ना, एन अणु, एन क्या है हम पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे हम एन का मतलब क्या है। वैसे तो आपको बताया एन का मतलब कोई संख्या है, एक संख्या है। ठीक है, यहाँ एक संख्या है, जैसे 2000, 3000, 4000। तो यदि इसके एक आयतन में एन अणु है ना, तो इसके भी एक आयतन में एन अणु ही होंगे। और इसके दो आयतन है, एक आयतन में एन अणु है तो दो आयतन में कितने हो जाएंगे? 2n अणु। ये बात तो आपको समझ में आती है। तो ये है बेटे आवोगाद्रो का नियम। आवोगाद्रो ने शुरुआत में ये नियम दिया था, उसमें आते ही हमला नहीं बोल दिया था कि आवोगाद्रो संख्या, आवोगाद्रो संख्या। ये बातें बाद में आई, नियम पहले ये दिया गया था। ठीक है बेटे। अच्छा, अब हमारे देश के प्यारे प्यारे बच्चे जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे।
ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है। तो बेटे मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आए होंगे रासायनिक संयोग के नियम। वैसे एक सच्चाई बताऊं, ये नियम आपने क्लास 9th में भी पढ़ लिए थे। आज तो एक तरह का रिवीजन किया गया है। 9th क्लास में आपने ये नियम पढ़ लिए थे, आप पढ़ चुके हो इन नियमों को। ठीक है बेटे, बस एक बात का ध्यान रखो, मेहनत और ईमानदारी से अपनी पढ़ाई करो। सबसे अच्छी बात होती है कि आप जब वीडियो को देखते हो तो साथ साथ नोट्स बनाया करो। और जहां आपको लगता है कि मैं आगे निकल गया हूं और आप पीछे रह गए हो, वहां वीडियो को पॉज कर दिया करो और पॉज करके फिर लिख लिया करो, फिर प्ले कर दिया अपना वीडियो। सबसे अच्छा तरीका है, बेस्ट तरीका। वीडियो बीच में पॉज करो, लिखो, और जब लिखा गया फिर दोबारा प्ले कर दो। दूसरा तरीका यह है, जब मैं आपको कहता हूं स्क्रीनशॉट ले लो, तो स्क्रीनशॉट लेते रहो, वीडियो को पूरा समझो, लेक्चर को पूरा समझो। जब लेक्चर कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आपके जो स्क्रीनशॉट्स हैं वे गैलरी में या फिर फोटोज में चले जाते हैं, और वहां से आप उन्हें उठा लो और अपने नोट्स बना लो। ठीक है, एक एक करके अपने नोट्स बना लो। ये दूसरा सबसे अच्छा तरीका है। और तीसरा तरीका तो अच्छा है ही नहीं, वो तो उनके लिए है जो आलसी बच्चे हैं, उनके लिए सबसे अच्छा है कि आपका जो डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया होगा पीडीएफ नोट्स बाय केएमडी सर। तो पीडीएफ नोट्स बाय केएमडी सर आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा नीचे वीडियो के, और उस पर क्लिक करो, और क्लिक करके आपको पीडीएफ नोट्स उठा लो सारे। क्लास 12th के भी उठा लो, 11th के भी उठा लो, डाउनलोड करो और अपने मोबाइल में ही पढ़ते रहो। और यदि थोड़ा आपको डेडिकेशन दिखाना है, थोड़ा अपनी लगन दिखानी है, तो आप उनके प्रिंट आउट निकलवा लो, और प्रिंट आउट निकलवा के स्पाइरल बाइंडिंग करो, और यूनिट आपके हाथ में है। इधर से वीडियो समझते रहो और नोट्स आपके पास हैं। वहां से आप रिवीजन फास्ट कर सकते हो, आप बार बार रिवाइज कर सकते हो नोट्स से। तो नोट्स होना बहुत जरूरी है। किसी भी यूनिट को आपको ऐसे ही तैयार करना है। ये 3 तरीके बताए हैं, मतलब समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और यूनिट तैयार होने के बाद फिर आप उसका रिवीजन कर सकते हो इजीली। ठीक है, और यूनिट जब कंप्लीट हो जाती है उसके बाद आप क्वेश्चन बैंक से तैयारी करें, या आपके स्कूल में या कोचिंग सेंटर में जो भी रेफरेंस बुक लगवाई गई है, उस रेफरेंस बुक के चैप्टर के हर एक चैप्टर के बाद में जो क्वेश्चंस दिए होते हैं उन क्वेश्चन से प्रैक्टिस करो। फिर देखो कितना मजा आएगा केमिस्ट्री पढ़ने में। ठीक है बेटे, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।